नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। आज हम बात करेंगे उस राजनीतिक बदलाव की जिसने भारत के पूर्वी सुरक्षा चक्र को अस्थिर कर दिया है। बदलाव बांग्लादेश में हुआ है, लेकिन उसकी गूंज अब भारत की सीमाओं तक सुनाई दे रही है। क्योंकि जब पड़ोसी अपनी नीतियां बदलते हैं तो खतरे भी अमूमन अपना रास्ता बदल लेते हैं। अगस्त 2024 में बांग्लादेश की राजनीति ने करवट ली और उसी दिन भारत के पूर्वी मोर्चे पर नई बेचैनी शुरू हो गई। ढाका में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ और सत्ता की बागडोर मोहम्मद यूनिस के हाथों में आ गई। हसीना, जो भारत की भरोसेमंद सहयोगी थी, चली गई और उनके साथ खत्म हो गया एक ऐसा दौर जब ढाका नई दिल्ली के बीच विश्वास की डोर मजबूत थी। यूनिस की सोच हसीना से बिल्कुल उलट है, एंटी इंडिया, प्रो पाकिस्तान और अब धीरे धीरे प्रो चाइना भी। 2009 से 2024 तक हसीना ने आईएसआई को बांग्लादेश की जमीन से बाहर रखा था। उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर के कई उग्रवादियों को गिरफ्तार कर भारत को सौंपा और सीमा पार आतंक को रोकने में सहयोग भी दिया। लेकिन जब सत्ता बदल चुकी है तो उसी के साथ बांग्लादेश की दिशा भी। आईएसआई की खामोश वापसी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा हाल ही में ढाका गए थे और उनके साथ था एक पूरा खुफिया प्रतिनिधि मंडल। रिपोर्ट्स के हवाले से इस दौरान आईएसआई और बांग्लादेश की डीजीएफआई व एनएसआई के बीच में कई बैठकों में ज्वाइंट इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क पर चर्चा हुई। यानी रक्षा सहयोग के नाम पर एक ऐसा तंत्र तैयार हो रहा है जिसका असली निशाना भारत का पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र है। ढाका की सत्ता परिवर्तन ने केवल नीतियां नहीं बदली, उसने कट्टरपंथी संगठनों को भी नई सांस दी है। मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार ने जमाते इस्लामी बांग्लादेश को फिर से राजनीतिक मान्यता दे दी है। वही जमात जो 1971 के मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान के साथ खड़ी थी। अब यही जमात विश्वविद्यालयों और सरकारी संस्थानों में प्रभाव जमा रही है। रिपोर्ट्स में सामने आया है कि हाफिज सईद के करीबी इबस्सम इलाही जहीर ने भारत सीमा से सटे इलाकों का दौरा किया, भड़काऊ भाषण दिए और युवाओं के बीच नेटवर्क खड़ा किया। यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश की चरमपंथी ताकतें अब खुले तौर पर एक ही एजेंडे पर काम कर रही है और वो है भारत में अस्थिरता फैलाने के एजेंडे पर। खुफिया इनपुट्स बताते हैं कि कॉक्स बाजार, तेकनाफ और मौलवी बाजार जैसे क्षेत्रों में फिर से ट्रेनिंग कैंप सक्रिय हैं, जहां आईएसआई बैक्ड ऑपरेटिव्स काम कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इन कैंपों को पूर्वी पाकिस्तानी स्पेशल सर्विस ग्रुप के सैनिक चला रहे हैं, जहां रोहिंग्या रिफ्यूजीज को भर्ती कर भारत के पूर्वोत्तर में भेजने की तैयारी हो रही है। यानी 1971 से पहले वाले हालात को फिर से जिंदा करने की कोशिश। और यह सब यहीं तक सीमित नहीं है। ढाका के इरादों का अंदाजा तब लगा जब मोहम्मद यूनिस ने पाकिस्तान के जनरल मिर्जा को एक आर्टवर्क भेंट किया, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया था। यानी ग्रेटर बांग्लादेश का सपना अब खुले तौर पर जुबान पर आने लगा है। मार्च में उन्होंने बयान दिया कि भारत का नॉर्थ ईस्ट लैंडलॉक्ड है और ढाका इस पूरे क्षेत्र का गार्डियन ऑफ द ओशन है। यह एक साफ इशारा था। ढाका सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी भारत की जीवन रेखा पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। और इस पूरी तस्वीर में चीन अब तीसरा खिलाड़ी बन चुका है। हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश ने बीजिंग से अपने रिश्ते तेजी से मजबूत किए हैं। ढाका ने चीन को लाल मोनीर हाट में द्वितीय विश्व युद्ध के एयरबेस को पुनर्जीवित करने की अनुमति दे दी है, जो भारत की सीमा से महज 12 से 15 किलोमीटर दूर और सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 135 किलोमीटर दूर है। यानी चीन अब उस क्षेत्र में भी मौजूद है जहां भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक कमजोरी स्थित है। इसके साथ तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट में भी चीन की एंट्री हो चुकी है, जिससे उसका प्रभाव भारत की सीमा के भीतर तक पहुंच गया है। सी पैक के जरिए पाकिस्तान के पश्चिमी किनारे से जो दबाव पहले से मौजूद था, अब चीन बांग्लादेश साझेदारी ने उस घेरे को पूर्व से पूरा करने की कोशिश शुरू कर दी है। इस तरह देखें तो मोहम्मद यूनिस का पाकिस्तान और चीन के प्रति झुकाव और बांग्लादेश के भीतर कट्टर संगठनों का उभार मिलकर भारत के लिए एक त्रिकोणीय सुरक्षा चुनौती बन चुका है। एक तरफ सीमा पार खुफिया गतिविधियां, दूसरी ओर वैचारिक उग्रवाद और तीसरी ओर चीन का रणनीतिक विस्तार। ये तीनों मोर्चे मिलकर भारत के पूर्वी सुरक्षा चक्र पर दबाव बना रहे हैं। भारत बांग्लादेश की सीमा लगभग 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है और इसका सबसे संवेदनशील हिस्सा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है। एक पतली पट्टी जो हमारे पूर्वोत्तर को शेष भारत से जोड़ती है। अगर यह कॉरिडोर कभी संकट में आया तो भारत की कनेक्टिविटी पर सीधा असर पड़ेगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने हाल ही में चेतावनी दी थी।
उन्होंने कहा उनके पास 2 चिकन नेक्स हैं, हमारे पास 1। अगर वो हमारे पर हमला करेंगे तो हम उनके दोनों पर करेंगे। यह बयान सिर्फ राजनीतिक नहीं था, यह एक रणनीतिक चेतावनी थी कि भारत के पास भी विकल्प है। तो क्या भारत सिर्फ डेटरेंस दिखाकर इस बढ़ते हुए खतरे को टाल सकता है? क्या हमारी खुफिया एजेंसियां आईएसआई और एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क्स के पुनरुत्थान को रोकने में सक्षम हैं? और क्या हम अपने पड़ोसियों के छुपे हुए मंसूबों को समय रहते पहचान पा रहे हैं? यह सिर्फ सुरक्षा का सवाल नहीं है, राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता और रणनीतिक चेतना का भी इम्तिहान है। अगर पश्चिमी मोर्चे पर हमने कई दशक पाकिस्तान को संभाला है, तो अब समय है कि हम पूर्वी मोर्चे की नब्ज को भी उतनी ही गहराई से समझें और तय करें कि भारत का अगला कदम क्या होगा। क्योंकि शांति कभी दान में नहीं मिलती, उसे मजबूत इच्छा शक्ति और तैयार रणनीति से हासिल किया जाता है। आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।